हाय दोस्तों, नमस्कार। क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर। हम इसके पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर। जो इसमें हम पढ़े थे उसके बारे में, सौरमंडल के बारे में पढ़े थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और कोरोना काल में आपका ये अच्छी पढ़ाई भी होती होगी। तो इसे आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को दबा दे। और हमारे वीडियो जितने पिछले वाले हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर क्लास चैप्टर 1 की ज्योग्राफी चैप्टर 1 की आई बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप वहां से जाकर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज समय नहीं गवाते हुए आज हम के लेक्चर देखते हैं। आज क्या है, यानी कि सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी। सेकेंड चैप्टर क्या है? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। यार कंफ्यूजन वाला तो है नहीं, अगर कहा जाए तो अक्षांश और देशांतर में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी आप अभी जैसे हम अभी पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ लीजिएगा और आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ अक्षांश इस हो जाते हैं, देशांतर इस हो जाते हैं। फिर वही 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपके दिमाग से हट जाएगा अगर अक्षांश किस हो जाते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। तो उसी को आसान तरीका में आज हम बताने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए, चाहे ये जूनियर क्लास की हो या कंपटीशन की हो या किसी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने एग्जाम है सबके लिए ये आज का लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। अक्षांश और देशांतर के मेन रूप से अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है पहले अक्षांश और देशांतर। उससे पहले क्या है, एक छोटी सी जो देख रही है ये ग्लोब किसे कहते हैं? तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, बहुत छोटा सा। अगर कहा जाए तो एकदम ऐसे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये पॉइंट छोटा सा रूप है। अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप कहाँ पे हैं, अगर आपसे पूछा जाए अभी आप कहाँ पे हैं, तो आप ये कहिएगा ना हम अपने रूम में। सिंपल सी बात, अपने रूम में। लेकिन आपसे ये पूछा जाए आप किस राज्य में कहाँ पे हैं, तो आप कहिएगा हम बिहार राज्य में। और जिस बिहार राज्य में, यूपी राज्य में, या गुजरात हो, जो राज्य में आप होंगे उस राज्य का नाम बताएंगे। अब बताएंगे चलिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में बताइएगा। तो ये तब पहचान तो हुआ ना, अगर आप कहीं जाते हैं तो उससे कहा जाता होगा कि आप किस राज्य से हैं। ठीक है, राज्य बता दिए, राज्य में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी बता दिए। फिर से वहां पे एक सवाल आता है, उस डिस्ट्रिक्ट किस ब्लॉक से आप हैं, वो भी एक। उसके बाद भी एक सवाल आता है किस पंचायत से है। उसके बाद भी एक सवाल आता है उस पंचायत में किस गांव से हैं आप। तो एक पूरा अच्छा आपके दिमाग में बैठ गया ना कि हाँ हमारा जब लोकेशन जानना चाहता है तो स्टेट है, उसके बाद ये पूरा लेवल आ जाता है। उसी तरह अगर हम कहा जाए किस देश में है, पूरा विश्व में किस देश में है, तो कैसे हम बता सकते हैं? हाँ ऐसे तो बता सकते हैं ना कि हाँ चलो इतना सारा देश है, एक हम भी है, तो कहाँ पे है आप? धरती पे। आप बोलिए धरती पे, यार धरती कहाँ पे है? तो जो ग्लोब है, जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसी को ग्लोब कहते हैं। अगर नजदीक से देखा जाए इसको ग्लोब कहते हैं। अगर आप कहा जाए कि भारत को स्थिति बताने के लिए आप कहाँ पे हैं, धरती पे कहाँ पे है भाई, तो अगर कहा जाए हमारे भारत यहाँ पे है, तो ये सारे देश हैं, तो भारत की स्थिति तो पता चल गई है, तो ग्लोब से ही तो पता चला ना। तो ग्लोब से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा स्थिति कहाँ पे है, हमारे जो ब्रह्मांड में चल रहा है कुछ भी। जैसे ये मान लीजिए ये चल रहा है, ये घूम रहा है, पृथ्वी हमारे एकदम मन गति से ऐसे घूम रही है, तो अब लेकिन हमें पता नहीं चल पा रही है। इसको हम फील कैसे करें? ये ग्लोब के कारण हम पता कर सकते हैं। इसे पहले क्या है ग्लोब, तो ग्लोब तो बता दिए
एक पृथ्वी का छोटा सा रूप है, जिससे हम पूरे देश के बारे में देश का स्थिति जान सकते हैं। यह पढ़ने के उपयोग में ज्यादा यूज किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ ग्लोब, ग्लोब का कंसेप्ट कहां से आया? जब हमारे वैज्ञानिक लोग चंद्रमा के ऊपर देखने गए, यानी कि देखने गए स्पेस से जब देखे तो हमारा पृथ्वी गोलाकार दिखाई दिया, अंडे की तरह। आप अंडा कभी देखे होइएगा, एग्स ऐसे चिपटी होती है, पूरे गोलाकार नहीं होती है। तो आखिर हमारी पृथ्वी जो चिपटी हुई है, चिपटी हुई क्यों? तो एक लंबा सा स्टोरी है, उसको हम छोटे से में आपको समझाना चाहते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कोई बड़ा विस्फोट हुआ, जैसे कुछ भी नहीं था, पृथ्वी सन सूर्य कुछ मून कुछ नहीं था, उसमें पूरा ब्रह्मांड में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े निकल गए, छोटे निकल गए, जिससे और उसमें एक धरती भी थी, यानी पृथ्वी हमारी थी, अर्थ। तो जब जाके एक बड़े से पत्थर पे पृथ्वी हमारी टकरा गई, बड़े से पृथ्वी पर टकरा गई, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गोल थी, ऐसे चपटी हो गई। तो उसी से हम ऐसे कहा जाता है हमारी पृथ्वी चपटी हुई है। उसको विस्फोट, एक बड़ा विस्फोट हुआ। चलिए, तो कंसेप्ट वहीं से आया कि जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी गोलाकार दिखाई देता है, यानी चपटी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण और पूरा जितना विश्व है हमारे में, हमारे देश, हमारे ब्रह्मांड में, वो सारे पृथ्वी पर भी है। तो क्यों ना ऐसा एक खाका बना दिया जाए जिससे पढ़ने में आसानी हो, कौन सा देश कहाँ पे है कि पृथ्वी पर, वो जानने में आसानी हो। इसलिए एक ग्लोब का एक कंसेप्ट आया, चलो पृथ्वी के आकार के नुमा एक ग्लोब बना दिया जाए। कंसेप्ट वहां से आया। अब है यूज ऑफ ग्लोब। ग्लोब का यूज कहाँ किया जाता है? सिंपल सी बात है, ग्लोब का यूज पढ़ाई में किया जाता है। आप किसी देश का स्थिति जानने के लिए किया जाता है। आप कहाँ पे है, आपका देश कहाँ पे है, इसकी स्थिति जानने के लिए किया जाता है। मौसम के बारे में भी जाना जा सकता है कि किस एरिया में, ग्लोब से पता किया जा सकता है, या वर्ल्ड मैप से पता किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कौन सा चक्रवात आने वाला है। जैसे आप कभी पेपर में सुनते होइएगा कि इस एरिया में ये चक्रवात, उफान चक्रवात आया, फनी चक्रवात आया, बहुत सारे चक्रवात का नाम सुनते होइएगा। तो ये सब तो पता लगाते कैसे? ऐसे नहीं, यहाँ तो हम अनुमान है, हम बाबा है, एस्ट्रोलॉजर है, हम बता रहे अनुमान लगा दी तो इस जगह पे भूकंप आने वाला, ऐसा तो है नहीं। तो उससे भी तो अनुमान लगाया जा सकता है ना, कि हम तो हमें पता उससे चलता है, ग्लोब से या वर्ल्ड मैप से, कि हमारा जो चक्रवात है धरती किस हिस्से में टकराएगा। तो एक पॉइंट कर देते हैं, इस हिस्से में टकराएगा। जैसे ये मेरा ग्लोब है, मान लीजिए इस हिस्से में हमको भूकंप आना है, तो हम कैसे बताएंगे? हम तो बोलेंगे चलो ये इतना देश से टकरा रहा है, तो ये यहाँ पे भूकंप आएगा। तो ग्लोब के कारण तो पता चला ना, तो ग्लोब का यूज यहाँ पे हो जाता है। अगला है ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पोल्स। आप कभी सुने होइएगा कि पोल, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में बहुत सारी बर्फबारी हो गई। अभी बर्फबारी चल रही है नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में। कभी ये सुनते होइएगा कि नॉर्थ पोल का चुंबकत्व क्षेत्र बढ़ गया है, दोनों पास आ रहे हैं, ऐसा कभी सुनते होइएगा पेपर में। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल किसे कहते हैं? तो उससे पहले जाने के लिए पोल्स किसे कहते हैं, पोल्स एंड ध्रुव भी किसे कहते हैं। जो हमारा ये है ग्लोब है, उसका ध्रुव भी किसे कहते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो दो पोल होते हैं हमारे पृथ्वी में, यानी ग्लोब में दो पोल्स होते हैं। एक पोल होते हैं नॉर्थ पोल, जो जैसे नॉर्थ पोल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जो, जैसे हमारी धरती चपटी हुई धरती है, तो एक नॉर्थ पोल, जैसे कि तो एक पॉइंट हुआ ना, जैसे यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे आपको। तो मान लीजिए ग्लोब है, ये चपटी हुई है, तो ये पॉइंट ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये जो मिला हुआ है, ये दोनों ये पोल हो गए ध्रुव पे, ये दोनों ध्रुव कहलाते हैं।
और ये जो है इस पे ये जैसे इस पे हम बताना जाएंगे आपको, ये जो है ना इस पे जो खारा है जिसमें ये घूर्णन का नच रही है, ये वाली, इसको अक्ष कहा जाता है। अक्ष जैसे सोलर सिस्टम में एक काल्पनिक रेखा होती है, जैसे मान लीजिए मेरा पृथ्वी है, सोलर सिस्टम में हम पढ़ा चुके हैं, आई बटन में आप देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में जैसे ये पृथ्वी इस पर नाच रही है, तो ये जो है ना ये एक काल्पनिक रेखा है, इसी को अक्ष कहते हैं, एक्सिस इसी को कहते हैं। जो ये नाच रहे हैं, जो ये है इस पे जिसमें ये नाच रहे हैं ना, ये जो नीचे तक गई है इसको यानी कि ये तब इस पे नाच रही है, इसको अक्ष कहते हैं, एक्सिस। नॉर्थ पोल साउथ पोल जान गए, इस नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों को ऊपर वाले को इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, दो पोल हो गया। अब आती है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन किसे कहते हैं? जैसे हमारी गेंद है, एक क्रिकेट की गेंद है, अगर उसको बीच से आप काट दिया जाए, उसको कट किया जाए, जैसे गोल है, मैं सर्कल है बॉल, बीच से कट कर दिया, दो हो जाएंगे। तो बीच से तुम कट किए ना, जो कट का निशान पड़ा वो हो गया इक्वेटर। जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है ग्लोब, ये दोनों भाग में कटी हुई है, अगर यहाँ से इधर कर दिया जाए तो दो भागों में कट जाएगी, तो जो ये लाइन है ना बीच उसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इक्वेटर लाइन हमारे पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये दोनों बराबर हिस्सा हो गया ना, ये इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ये जो लाइन हो गया ना, ये हो गया इक्वेटर लाइन। इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत। ये हो गया। अब है लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस किसे कहते हैं? पहले लॉन्गिट्यूडनल लाइन से पहले आपको जानना होगा लैटिट्यूड किसे कहते हैं। लैटिट्यूड जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है। पहले लैटिट्यूड्स यानी कि लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होते हैं? तो जो ये है इक्वेटर है, हमने बताया अभी इक्वेटर लाइन, इसके जो समानांतर हो, ऐसे मान लीजिए ये इक्वेटर हो गया, इसके जो समानांतर यानी पैरेलल है, ये सब पोल तक जाएंगे, ये सब सारा पोल तक आएंगे। इसको हम बोलेंगे, ये जितने हैं, एक लाइन को कहा जाए इसको लैटिट्यूड्स बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। तो अक्षांश, जैसे हिंदी में अक्षांश कहते हैं, अक्षांश। और ये सारे लाइन कहा जाए, ये सारे लाइन यहां से लेकर यहाँ, ये इक्वेटर हो गया, और यहां से लेकर यहाँ, ये इधर लाइन, ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गया लैटिट्यूड्स। और सारे लाइंस को अगर जोड़ दिया जाए तो लैटिट्यूडनल लाइंस कहा जाते हैं, या अक्षांश रेखा हिंदी में कहा जाए तो अक्षांश रेखा, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे आपको याद नहीं हो, इसी में कंफ्यूजन होती है। लैटिट्यूड्स वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, या हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, इसी में कंफ्यूजन है। तो आपको हम क्लियर करना चाहेंगे लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटा हुआ, एक आप खाका अपने दिमाग में बना लीजिए, लैटिट्यूड्स, ठीक है, लेटा हुआ लाइंस, जैसे ये लाइंस है लेटा हुआ, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ लाइंस, जो इक्वेटर का समानांतर हो, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड्स लेटा हुआ यानी ये लैटिट्यूड्स लाइन। तो हो गया ना अक्षांश रेखा, तो इक्वेटर के ऊपर लाइन, नीचे लाइन, ये हो गया लैटिट्यूड लाइंस। जैसे
ये हो गई लैटिट्यूड लाइंस। और अक्षांश रेखा जो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है, इसको क्या क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रेखा अगर हिंदी में कहा जाए तो क्षैतिज रेखा, ये इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप सिंपल से याद कर लेना, आप सिंपल से याद कीजिए लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ लाइंस, जो लेटा हुआ है, जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखा। और जो जितनी ये है रेखे हैं उसको लैटिट्यूडल लाइंस कहते हैं। अब आती है लॉन्गिट्यूडनल्स, लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो अगर कहा जाए तो लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो पहले इससे पहले हम ये जान सकते हैं ना लॉन्गिट्यूड्स कैसे कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, आप इस नाम के पास चल रहा है, अगर क्या जाए लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड का लॉन्ग ले लीजिए। लॉन्ग इसका होता है लंबा, यानी कि सॉरी ये जो लाइन हो गया, देखिए ये जो लाइन हो गया, ये लाइंस, ये लाइंस जैसे अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ऐसे लाइन हो गई, ऐसे ये सारे हो गए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो याद कैसे कर सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स यानी लंबा, लंबा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लंबा, लॉन्गिट्यूड्स। अगर एक लाइन को कहा जाए, एक रेखा को कहा जाए तो उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और इस सारे लाइंस को अगर लिया जाए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यानी लंबा। लैटिट्यूड्स लेटा हुआ, इक्वेटर के समानांतर होंगे, इक्वेटर के समानांतर, इक्वेटर ये हो गया, ये हो गया समानांतर। लैटिट्यूड्स हो गया इक्वेटर के समानांतर, लॉन्गिट्यूड्स हो गया लंबा, यानी आपको कहा जाए तो वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यानी कि वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लाइंस यानी कि जो लंबा, लॉन्गिट्यूडनस लंबा लाइंस। जैसे आपको हमको लोग बताना चाहेंगे, ये हो गया ऐसे ऐसे, इस चारों साइड हो गया इक्वेटर, और इसके समानांतर ऐसे 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 करते ये पोल तक आ जाते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, पोल तक आ जाते हैं। ये हो गया लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड्स। और जब ऐसे है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गया। आप कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अगर पढ़ते हम क्यों है, इसके यूज क्या है, क्या हो सकता है। जैसे आपको हम बताएं कि चलिए आपके पास ग्लोब भी है, मैप भी है, सारा कुछ है, लेकिन लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड आपको नहीं दिया गया, सिंपल एकदम ब्लैंक है। मान लीजिए ये ब्लैंक आपको हम दे दिए, और एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर कुछ नहीं दिए हम, और आपको हम बोलते हैं अब अपना स्थिति बताइए, यानी अपना लोकेशन बताइए, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे बताइएगा, कुछ तो नहीं बताइएगा। उस लोकेशन में जाने के लिए जैसे मान लीजिए ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस, ये हो गया लॉन्गिट्यूड लाइंस, हो गया। अब कहा जाएगा, मान लीजिए इसको हम डिग्री दे 10, 20, 30, 10, 20, 30 नीचे तक दे दिए। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, साउथ पोल हो गया। अगर अब आपको कहा जाए, जैसे हम लॉन्गिट्यूड भी दे दिए और एल्टीट्यूड भी दे दिए, लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड दोनों दे दिए, इक्वेटर भी दे दिए आपको हम, डिग्री भी दे दिए, डिग्री भी दे दिए। अब आपको कहा जाए कि अब अपना लोकेशन बताइए, तो आप आसानी से बता पाइएगा। कैसे, मान लीजिए हम कहेंगे आपका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे, ठीक है। अब हम कहेंगे आपको आप अपना सॉरी अब अपना लोकेशन बताइए, तो आप क्या कहिएगा, मान लीजिए 10 डिग्री यहाँ पे, तो क्या कहिएगा, नॉर्थ, नॉर्थ में, नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड्स, और 10 डिग्री नॉर्थ क्या
लॉन्गिट्यूड्स, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गए ना, तो वही तो इसका यूज तो वही हुआ ना, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड्स एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए लॉन्गिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स और इक्वेटर का यूज किया जाता है। तो मेन यूज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का यही है। चलिए हम आगे देखते हैं कि समांतर रेखा और देशांतर रेखा, समांतर रेखा यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आगे क्या हम आगे हम कुछ जानेंगे कि कुछ इक्वेटर के बारे में जान लेंगे, जैसे आप बता रहे हैं अभी। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं तब तक। तो हम जानेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे थोड़ी सी विशेष हम जब पढ़ाएंगे विस्तार से एडवांस लेवल की, उसमें हम सारा कुछ चर्चा कर लेंगे। तो एल्टीट्यूड्स के बारे में क्या कहा गया हुआ है, इट इज एन एंगल, यानी लैटिट्यूड्स एक कोण है, कोण जैसे ये पढ़े होइएगा, ये कोण तो क्या है, एल्टीट्यूड इज एन एंगल, एल्टीट्यूड जो अक्षांश है वह कोण है। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181 डिग्री एंगल्स। कैसे होगा, आप तो ये कहिएगा ये कैसे, तो हमने ये एक आपको ये चीज आपको बताना बोल गया, सॉरी। जैसे मान लीजिए ये है ग्लोब मेरा, ये हो गया बीचों बीच इक्वेटर, इधर और इधर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो 90 यानी 180 तो हो गया, 180 तो हो गया। अब कहिएगा सर ये जो है 181 कैसे हुआ, 181 एंगल कैसे हुआ, तो हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर्स ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी एंगल में पूछ रहे हैं, कोण में पूछ रहे हैं। आगे हम बता चुके हैं इट इज एन एंगल, लैटिट्यूड्स क्या है, एक कोण है। तो कोण कितने हैं, तो 181 कैसे, तो मान लीजिए 1 ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो 90 होंगे, 90 एल्टीट्यूड्स 90 होंगे, एल्टीट्यूड नॉर्थ में 90, साउथ में 90, 90 नॉर्थ में 90 साउथ में। और जो ये बच के इक्वेटर, उसको आप क्यों नहीं लिए हैं 0 डिग्री, जो ये 0 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री ये भी तो डिग्री एक है ना, ये भी तो डिग्री है, इसको आप क्यों नहीं काउंट कीजिएगा, तो वही हो गए 181 डिग्री, यानी 181 एंगल्स हो गए। तो टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितना है, 181। ये आपको किसी भी कंपटीशन में काम आ जाएंगे, या किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो ये काम आ सकते हैं। अब क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। अब बताइए क्या हम स्टार्टिंग में बोलते थे, लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडल लाइंस अलग होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या हो गया, एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल ये इतना एंगल, ये सब एंगल हो गया। और लैटिट्यूडनल लाइंस, ये सब लाइंस हो गए, ये सब लाइंस हो गए। लैटिट्यूड्स एंगल हो गया, एक कोण हो गया, लैटिट्यूडनल लाइंस ये सब लाइन हो गए। तो वो कितने हैं, ये कितने हैं, तो 179। कैसे, अब ये सर अभी कैसे कंफ्यूज कर दिए, कैसे कंफ्यूज होगा, जैसे ये एंगल है, ये लाइंस है, ये लाइंस है, ये एंगल्स है, एंगल 181 होगा, क्योंकि आप ये तो इक्वेटर को तो लीजिएगा ना, क्योंकि इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड्स है, सबसे लंबा लैटिट्यूड्स। हमने लिखा है यहाँ पे, लार्जेस्ट लैटिट्यूड्स लाइन इज इक्वेटर ग्रेट सर्कल, यानी जो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये भी तो एक लैटिट्यूड ही हुआ ना, ये भी तो एक लैटिट्यूड हुआ, तो इसको आप काउंट कीजिएगा ही, क्योंकि लैटिट्यूड हुआ। लेकिन जो यहाँ पे पोल पे है, एक पोल ये, एक पोल ये, इस पे लैटिट्यूड होता ही नहीं, एक पॉइंट होता है, एक
पॉइंट होता है, सिर्फ पॉइंट। तो पॉइंट को 80 डिग्री में आप काउंट नहीं कर सकते ना, कैसे काउंट किया जाएगा? इसलिए 180 में से 181 में से 2 आपको निकल जाते हैं, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक पॉइंट पॉइंट लेटिट्यूड निकल जाते हैं। कितना हो गया? 179। तो लैटिट्यूडल लाइंस हो गए 179 और लैटिट्यूड्स हो गए 181 डिग्री। डिग्री में मापा जाता है, यानी एंगल में मापा जाता है। ये हो गया। लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन इज इक्वेटर। सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइंस इक्वेटर होता है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस। मतलब ये मेरा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये हो गया लैटिट्यूड लाइंस, ये सब लैटिट्यूड लाइन। तो क्या कह रहा है मेरा, जो ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया जो लैटिट्यूड लाइन भी है, और ये लैटिट्यूड लाइंस, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर है। दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। जैसे ये इक्वेटर होगा, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। चलिए, अब क्या है? लिमिट ऑफ एंगल इन लैटिट्यूड इज 90 डिग्री। मतलब मान लीजिए ये इक्वेटर हुआ, ये इक्वेटर, इधर भी 90 डिग्री, नॉर्थ में भी 90 डिग्री, साउथ में भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो क्या लिखा हुआ है? लिमिट, यानी कि 90 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। लैटिट्यूड्स में लिमिट होते हैं 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में। तो दोनों लिमिट अगर कहा जाए लैटिट्यूड्स में तो 90 डिग्री होते हैं एंगल का। और हम अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम कि लैटिट्यूड्स का कितने, यानी कुछ जैसे लैटिट्यूड्स लाइंस, लैटिट्यूडल लाइंस 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी जो ये देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी लैटिट्यूडल लाइंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने ये कभी सुने होइएगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोल्स, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेते हैं। और इसके हम थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेंगे, समर विंटर सीजन कैसे आते हैं, कैसे हमारा सीजन बदलता है, इसके बारे में आज अभी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसको हम जब तक इरेज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब अभी पढ़ रहे थे हम लैटिट्यूड्स के बारे में। अब क्या है? इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स लाइन, यानी कि जो हम लैटिट्यूड्स पढ़े हैं अभी, उस जैसे इक्वेटर भी हमारे एक लैटिट्यूड्स है, जितने पढ़े हैं उसके अलावा भी 4 हैं। कौन कौन है? जैसे आपके सामने में यह दिख रहा होगा, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस आपको दिख रही होंगे। ये हमारा अर्थ हो गया, यानी ग्लोब हो गया। जैसे ये आपको दिख रहा होगा इक्वेटर, ये आपको इक्वेटर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री। इसके जस्ट ऊपर आप जाइएगा तो 33.5 डिग्री आपको मिलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। आपसे किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। तो अगर सही लोकेशन बताया जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में है 23.5 डिग्री। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यानी दक्षिण ध्रुव में हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, और उत्तरी ध्रुव में हो गया कर्क रेखा
डिग्री पर। इक्वेटर 0 डिग्री हो ही गया। अब ये तो 2 हो गए, फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर से हम बता दें, कर्क रेखा नॉर्थ में 23.5 डिग्री है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। और ये तो 2 हो गए, और 2 और है, आर्टिकल सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये है 86.5 डिग्री, 86.5 डिग्री साउथ, और आर्कटिक है 86.5 डिग्री नॉर्थ। तो आर्कटिक सर्कल यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गए नॉर्थ में 86.5 डिग्री, और साउथ में हो गए अंटार्कटिक सर्कल 86.5 डिग्री। अब आती है ताप की, यानी टेम्परेचर की, कैसे टेम्परेचर होती है धरती पे। जैसे मान लीजिए हमारे जो सूर्य है, ये सन है, SUN सन है, इसकी रोशनी पड़ती है, सीधा पड़ती है इस पे पड़ती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो इसलिए इस समय में साल में एक बार होती है ये, इसलिए इस जोन में टोरिड जोन हो रहा है, टोरिड जोन हो जाता है, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। इसमें गर्मी होती है एक साल में एक बार, क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है इस पर, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। 23.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री इक्वेटर से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इसमें उष्ण कटिबंधीय टोरिड जोन होता है। और साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे होती है आपको टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य की रोशनी इस पे सीधी नहीं पड़ पाती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ठंड की मौसम होती है। तो इसी कहा जाता है इसे टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये 365 दिन ये इसमें बर्फ जमी होती है, इसलिए इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं। फ्रीजिड यानी हर समय फ्रीज होती है, इसलिए इसको फ्रीज जोन कहा जाता है, फ्रीजिड जोन, क्योंकि 365 दिन इसमें बर्फ होती है, इसलिए इसे कहा जाता है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में 23.5 डिग्री, अंटार्कटिक सर्कल साउथ में 86 डिग्री, उसके बाद है आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में 86 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, कैप्रिकॉर्न तक शीतोष्ण कटिबंध साल में एक बार, यानी कि टोरिड जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न से नीचे हो गया टेम्परेट जोन साल में एक बार। तो ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स लाइंस के अलावा जितने हैं अतिरिक्त 4 लाइंस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, मकर रेखा, और आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अगर आगे हम अभी बताने वाले हैं, अभी हम अभी जानेंगे देशांतर के बारे में, यानी लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड तो पढ़ लिए, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या देखना है। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। लैटिट्यूड्स के बारे में तो जान गए, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या बोलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो आपने ये बोला था कि वर्टिकल लाइंस, जैसे मान लीजिए आपके सामने में एक ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ऐसे जो लाइन होगी ये हो जाएंगे
लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखा, देशांतर हो जाएंगे। तब इसके बारे में हम जानना है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स यानी इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब क्या है, इट इज ऑल्सो एन एंगल, ये भी एक कोण है लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट है। चेंजेस ऑफ डे लॉन्गिट्यूड्स, मतलब हमारा जो दिन चेंज होता है, जैसे कि आज मान लीजिए ये मान लीजिए आप कोई भी डेट, आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, आज मंडे तो कल ट्यूसडे होगा, कल ट्यूसडे तो परसों वेडनेसडे होगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, हमारा दिन चेंज हो रहा है, वो होता है लॉन्गिट्यूड्स के कारण, यानी देशांतर के कारण हमारा दिन चेंज होता है। कैसे? जैसे आपको हम अगर बता दिया जाए कि मान लीजिए ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, ग्लोब एक दिन में 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो जैसे जैसे हमारे चक्कर लगते हैं उससे तो दिन रात होती है ना, तो जब मान लीजिए ये घूमेंगे, एक मिनट सॉरी, जैसे ये मान लीजिए ये है, जैसे ये देखिए ये घूम रहे हैं, तो जो ये लाइंस है, ये जो लाइंस है ऐसे ऐसे, तो ये जो घूम रही है ये एकदम 24 घंटे में घूम रही है ना, अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम रही है। तो अगर कहा जाए तो इसी कारण हमारा दिन रात बदलता है, यानी कि दिन का बदलना, डे का बदलना किसके कारण होता है? लॉन्गिट्यूड्स के कारण। तो आप कहिएगा सर जब दिन लॉन्गिट्यूड्स के कारण होता है तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो मौसम है यानी साल, वो बदलता होगा लैटिट्यूड्स के कारण। हाँ, तो सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली क्या बात है, यानी कि जब दिन चेंज हो रहा है लॉन्गिट्यूड के कारण, तो लैटिट्यूड के कारण हमारा सीजन चेंज होता है। और क्या, जैसे लिखा हुआ है चेंजेस ऑफ सीजन या सोलस्टिस या इक्विनॉक्स, इसी को बोलते हैं। सीजन को ही सोलस्टिस बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो जो हमारा सीजन चेंज होता है किसके कारण? तो एल्टीट्यूड्स के कारण। जैसे एक घूम रहे हैं तो ये एल्टीट्यूड्स के कारण, जैसे ये घूम रहे हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे जो एल्टीट्यूड्स है यानी अक्षांश रेखा, इस पे फर्क पड़ते हैं। तो हम जैसे जैसे ये मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये देश यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप ठंडे गर्मी में पता चलता है। तो जो मेरा दिन चेंज होता है, डे चेंज होता है लॉन्गिट्यूड्स के कारण, और जो हमारा मौसम चेंज होता है सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, वो होता है हमारा एल्टीट्यूड्स के कारण। अब है लिमिट ऑफ एंगल्स इन लॉन्गिट्यूड्स इज 180 डिग्री। लिमिट ऑफ एंगल इन लॉन्गिट्यूड्स, जैसे मान लीजिए ये, जैसे हमने लैटिट्यूड में क्या बोला था, इक्वेटर दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब इक्वेटर बराबर भागों में बांटती है एल्टीट्यूड में, तो लॉन्गिट्यूड में कोई तो होगा जो बराबर भाग में बांटते होंगे। तो एक यहाँ पर जिसको हम कहा जाता है मेन, इसको हम बोलते हैं मेन लॉन्गिट्यूड लाइंस, इसको हम मान लिए मेन, जो काल्पनिक होती है। इधर से 90 डिग्री, 90, इधर से 90, तो 180 हुए ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड लाइंस नहीं है। लॉन्गिट्यूड लाइंस यहाँ पे है। टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर 360, यानी 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, 360 डिग्री, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में हो गया। लेकिन अगर एंगल की बात की जाए तो 180 है, लिमिट 180 से आगे नहीं जा सकता। अब है डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन इक्वेटर, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन इक्वेटर। ये मेरा ग्लोब है, ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा मेन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गया।
अब क्या कर रहा है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो ये इधर उधर नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारे ये ऐसे लाइन ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे नहीं, ये इधर उधर नहीं, इधर इधर नहीं, यहाँ पे ये जो बीच की दूरी है ना इक्वेटर पे, वो है कितना, 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर इक्वेटर पर डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर है। ये हो गया। अब हम अब ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे आप बोल रहे हैं सर समय का चेंज, हम बोल रहे हैं कि समय चेंज होता है, यानी कि दिन चेंज होता है, डेट चेंज होता है लॉन्गिट्यूड के कारण, और लॉन्गिट्यूड के कारण डेट चेंज होते हैं। तो जब डेट चेंज होता है, डेट जैसे हम मान लीजिए 2 तारीख है तो कल 3 तारीख होगा, तो कैसे चेंज होगा? तो एक समय का ऐसा तो नहीं प्रकृति ने हमारा समय फिक्स कर दिया, नहीं 2 बजे तो 2 ही तुम, हम दे रहे तुमको 2 ही रखो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक लोग बनाए हैं ना, तो एक वैज्ञानिक लोग एक मानक मान लिया है, तो यहाँ से टाइम जो डेट है, टाइम एंड डेट यहाँ से माना जाएगा। तो एक माना गया ग्रीनविच एक शहर है, ग्रीनविच से माना गया है कि मेन टाइम लाइन वही है। चलिए हम पढ़ते हैं समय के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स और समय के, यानी समय क्षेत्र, टाइम जोन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बस चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बाकी हम डिटेल में हम आगे जाके चर्चा कर लेंगे। तो अब हम अभी पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल और इंडिया का टाइम जोन कैसे, थोड़ा सा डिसाइड कैसे होता है यह जानना है। चलिए जानते हैं भाई। अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी समय को कैसे गणना करते हैं लॉन्गिट्यूड से, वो हम देखेंगे। अभी क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री इन लॉन्गिट्यूड्स। हमने क्या बताया था आपको कि जितने डिग्री होते हैं लॉन्गिट्यूड्स में, कितने होते हैं, 360 होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। यानी हम क्या बता रहे हैं, टाइम जोन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है लॉन्गिट्यूड से, यानी समय को कैसे गणना किया जाता है लॉन्गिट्यूड से, कैसे गणना किया जाता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। जैसे ये मेरा 360 डिग्री क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिग्री इन लॉन्गिट्यूड्स में कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री। क्या हो गया, टोटल आवर्स ऑफ इन ए डे, यानी एक घंटा में, यानी कि सॉरी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सिंपल सी बात है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। नंबर ऑफ डिग्री पर आवर, यानी कि क्या मेरा कह रहा है, नंबर ऑफ डिग्री पर आवर, यानी कि मेरा एक घंटा में कितना डिग्री आएगा। एक घंटा जो मान लीजिए 360 डिग्री है, ठीक है, और 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो एक घंटा में, यानी कि 24 घंटा है, तो एक घंटा में हम कितने डिग्री ले सकते हैं। तो एक घंटा में 360 में 24 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक घंटा में कितना डिग्री आएगा वो निकल जाएगा। तो एक घंटा का डिग्री 15 डिग्री, एक घंटा में 15 डिग्री होते हैं। अब क्या है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसीलिए 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 60 एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, सिंपल सी बात है। इसीलिए और जो 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री एक घंटा के बराबर है। एक घंटा के बराबर कितना है, 15 डिग्री। इसीलिए 15 डिग्री किसके बराबर हो गया, 15 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो गया, तो 60 मिनट के। क्यों, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और हम ये यहाँ पे बताए हैं कि एक घंटा में कितना डिग्री होते हैं, एक घंटा में कितना डिग्री होते हैं, तो घंटा की जगह पे हम मिनट लिख दिए। 15 डिग्री यानी 60 मिनट में 15 डिग्री हुआ, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब है 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 मिनट।
कैसे? जैसे 60 में 15 से डिवाइड कर दिया हम। क्या क्यों किए हम? क्योंकि एक घंटा में 15 डिग्री होता है। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो हम 60 मिनट, तो हम 1 घंटा को 60 मिनट तो लिख सकते हैं ना। तो 60 में हम 15 से डिवाइड करते हैं, 5 का 60, 4, क्या होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री हम चलेंगे तो 4 मिनट चल लेंगे हम। इस तरह टाइम जोन हमारा कैलकुलेट होता है लॉन्गिट्यूड से। जैसे मैं तो लॉन्गिट्यूड से डिग्री है, तो उसी से हम निकाले ना, से 1 डिग्री हम चलेंगे तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हम 4 मिनट चल चुके हैं आगे, 4 मिनट आगे चलते हैं। जैसे हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब है, तो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, रोटेट होता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो आगे हम 1 डिग्री चल गए, 1 डिग्री हम चले, इसका मतलब हुआ हम 4 मिनट आगे आ गए। इस तरह से हमारा इंटरनेशनल टाइम जोन भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन टाइम के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं इंडियन IST के बारे में। तो इंडियन में टाइम जोन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। जान चुके हैं। अब इंडियन, जैसे कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो हम जान चुके हैं। अब ये हम जान रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आप कहीं पे देखे होइएगा, कहीं टाइम आता है या घड़ी में या मोबाइल में, तो क्या लिखा था? IST या GMT। तो IST का मतलब क्या हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GTM का मतलब ग्रीनविच, यानी पूरे इंटरनेशनल में वहां से लिया जाता है। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल में वहां से लिया जाता है। पूरे विश्व में 24 टाइम जोन में बांटा गया, 24 टाइम जोन में बांटा गया। इसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है तो फ्रांस के पास है, 12 टाइम जोन है, और रशिया के पास है 11 टाइम जोन। क्योंकि उस एकदम बार जगह पर उनका लॉन्गिट्यूड लाइन्स मिलते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूड के कारण उसका टाइम जोन अलग हो जाता है। जैसे इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में लॉन्गिट्यूड के कारण 2 घंटे का अंतर है। इंडिया में ही लॉन्गिट्यूड के कारण नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट के में 2 घंटे का अंतर है। चलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या, और ग्रीनविच से यानी इंटरनेशनल टाइम जोन है उससे हम कैसे आगे हैं, कितने घंटे आगे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। यानी कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में, यानी कि यहाँ 82.5, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कहाँ से गुजरते हैं। तो कहाँ से गुजरते हैं? इंडिया के 5 राज्य से गुजरते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के 5 राज्य से गुजरते हैं। जैसे यहाँ पे आए ना, यहाँ के 5 राज्य से गुजरते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम जानते हैं। पहले तो ये तो हम जान गए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पर है, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पे। अब ग्रीनविच टाइम से हम कैसे आगे हैं और कितने घंटे आगे हैं ये हम बता रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा है, अभी हम बताए हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट। अभी हम सीध करके बताए हैं 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री हम चलेंगे तो 4 मिनट चल चुके हैं। तब क्या करें? 82.5 डिग्री है तो 4 मिनट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 330 मिनट आ जाएगा मेरा, 330 मिनट आ जाएगा। अगर इसको हम घंटा में कैलकुलेट करें तो 5.5 घंटा हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, यानी 5.5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ग्रीनविच टाइम से यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो वही हमने लिखा है IST is ahead of
GMT फ्रॉम 5.5 घंटा, 5.5 आवर, यानी GMT जो ग्रीनविच टाइम है उससे हम 5.5 घंटा आगे हैं। यानी जो इंटरनेट GTM क्या है, GMT ग्रीनविच से लिया गया जो इंटरनेशनल टाइम जोन है। अब IST टाइम लाइन पासेस थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स, जो हम बता भी चुके हैं। हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST हमारे स्टेट के 5 स्टेट से गुजरते हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फ्रांस है मैक्सिमम टाइम जोन, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है, तो फ्रांस के पास है। कितना, तो 12 टाइम जोन है। और रशिया के पास कितना है, तो 11 टाइम जोन है। क्यों, क्योंकि एक टाइम जोन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनका देश बहुत जगह है, क्योंकि उनका टेरिटरी भी बहुत जगह है, यानी कि बहुत देश पे कब्जा भी कर चुके हैं। तो अलग अलग देश में अलग अलग टाइम जोन है इनका, इसलिए इनका टाइम जोन इतना हो गया। दैट्स ऑल। आज की क्लास में हम क्या देखें, अक्षांश देशांतर अक्ष किसे कहते हैं, ग्लोब किसे कहते हैं, लेटीट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड्स किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड लाइंस किसे कहते हैं। उसके बाद टाइम जोन के बारे में चर्चा की हम थोड़ा, टाइम जोन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे है, आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे है, ये चर्चा कर लिए। तो ये हुए हमारे क्लास 6 की चैप्टर 2 ज्योग्राफी, चैप्टर की ज्योग्राफी की है। और हम ऐसे नहीं कि ये एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये यहीं तक है, इसका और एडवांस लेवल भी है, जो हम जब सारा सब्जेक्ट पढ़ा चुके होंगे NCERT का, तो एडवांस लेवल जब शुरू करेंगे तो उस पर हम सारी एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। टाइम जोन पे, इंटरनेशनल टाइम जोन पर भी चर्चा कर लेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एग्जाम में बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। और अगले क्लास में जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गति, तो उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ की क्लास ये हो गए। और एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी थी कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की UPSC BPSC और यानी कि आप मैपिंग का एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैपिंग क्लास जो UPSC BPSC और अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको लाभदायक होंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक एटलस खरीदना पड़ेगा, स्टूडेंट की ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदना पड़ेगा। तो आप ये खरीद के रख लें, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे कवर करेंगे, पॉलिटिकल, उसके बाद नेचुरल भी करेंगे, यानी प्राकृतिक, वो भी कर लेंगे। इसलिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक एटलस की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले। इससे होता है आपको आपसे मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा और वीडियो बना सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन।